पीएम मोदी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि क्यों वो भारतीय राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी है। राहुल गांधी दावे तो खूब करते हैं कि वो पीएम मोदी पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है वो जानकर आप दर्शक चौंक जाएंगे। एक बार फिर राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं पीएम मोदी की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। विपक्ष के सांसद भी समझ गए हैं कि राहुल गांधी की लीडरशिप में विपक्ष का भला नहीं हो सकता है। विपक्ष अगर राहुल गांधी के भरोसे रहा तो उसके लिए बीजेपी को हरा पाना काफी मुश्किल हो सकता है। इसलिए एक एक कर विपक्ष के सांसद बीजेपी और एनडीए का दामन थाम रहे हैं और राहुल गांधी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इससे देश में ये संदेश जा रहा है कि राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं तो खिचड़ी गठबंधन की सरकार कैसे चला पाएंगे। यही वजह है कि कांग्रेस तिल मिला गई है। दरअसल भारत की कई राजनीतिक पार्टियां इन दिनों अंदरूनी कलह से जूझ रही है। पहले पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कई सांसद विधायकों ने पार्टी मुखिया ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक कर टीएमसी सिंबल पर दावा किया। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर खूब चर्चा में चल रहा है। वहीं अब शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद बागी हो गए हैं। इसके अलावा शरद पवार की पार्टी में भी टूट को लेकर चर्चा तेज है। वहीं इन खबरों को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय झा ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी को सांसद विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें विधायकों और सांसदों की खरीद बिक्री को आधिकारिक तौर पर मंजूरी हो, स्पॉट या फॉरवर्ड सेल की इजाजत हो। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि इन विधायकों सांसदों की खरीद बिक्री का सारा लेन देन कैश में हो। उन्होंने ये भी लिखा कि भारतीय राजनीतिक बाजार में वुल्स, वेयर्स और गंधों का स्वागत है। वहीं संजय झा के इस पोस्ट को शेयर कर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि इस एक्सचेंज के सीईओ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो। तो देखा आपने कैसे विपक्ष में हो रही टूट से कांग्रेस परेशान है। दरअसल हाल ही में राहुल गांधी ने दावा किया था कि 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी, लेकिन उनके इस दावे की हवा निकलती जा रही है क्योंकि सरकार और मजबूत होती जा रही है। विपक्ष के सांसद भी सरकार का साथ दे रहे हैं, वो सरकार के साथ जुड़ते जा रहे हैं। वहीं आप दर्शक भी मानते हैं कि पीएम मोदी के हाथों में ही देश सुरक्षित है और पीएम मोदी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो कमेंट में यस और गुड पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के कामों से खुश हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे विपक्ष मुश्किल में फंस गया है और कैसे राहुल गांधी हो गए एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। दर्शकों, पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने कोलकाता की ऐतिहासिक ट्राम सेवा को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। सीएम शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने साफ कर दिया है कि एशिया की इस सबसे पुरानी ट्राम सेवा को बंद नहीं किया जाएगा। इसके उलट सरकार अब इसे बेहद आधुनिक और नए रूप में शहर की सड़कों पर फिर से दोहराने की तैयारी कर रही है। दरअसल साल 2024 में पिछली टीएमसी सरकार ने ट्रैफिक जाम का हवाला देते हुए कोलकाता की ज्यादातर ट्राम सेवाओं को बंद करने का फैसला लिया था। वहीं अब राज्य के नए परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने बताया है कि सरकार ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर नई पीढ़ी की हल्की फुल्की ऊर्जा कुशल और प्रदूषण मुक्त ट्रामें विदेशों से लाने पर विचार कर रही है। इसके लिए बंद हो चुके ट्राम रूटों का नए सिरे से अध्ययन किया जा रहा है। वहीं भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ को लेकर सामने आई एक विस्तृत पड़ताल में एक पूर्व बिचौलिए ने कई दावे किए हैं। उसके मुताबिक वर्षों तक सीमा पार कर लोगों की आवाजाही कराने वाला एक संगठित नेटवर्क सक्रिय था, जिसका सालाना कारोबार करीब 800 से 900 करोड़ रुपए तक था। उत्तर 24 परगना के सीमा क्षेत्र से जुड़े इस बिचौलिए ने दावा किया कि इस नेटवर्क में सीमा के दोनों ओर मौजूद एजेंट, स्थानीय संपर्क, डिजिटल भुगतान व्यवस्था और फर्जी दस्तावेज तैयार कराने वाले लोग शामिल थे। हालांकि नवंबर 2025 में राज्य में मतदाता सूची के एसआईआर अभियान शुरू होने और पिछले महीने बीजेपी सरकार के आने से परिस्थितियां बदल गई है, जिसके चलते ये कारोबार लगभग बंद होने की स्थिति पर पहुंच गया है। वहीं देश में परिसीमन की अटकलों के बीच चुनाव आयोग की ओर से बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम खरीदने की तैयारी शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने सरकार से 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मांगी है, ताकि नई ईवीएम भी खरीदी जा सके और मौजूदा मशीनों में से कुछ को अपग्रेड भी किया जा सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है।
इसमें माननीय अदालत ने कहा है कि फुटपाथ पर चलना संविधान के तहत एक सुरक्षित मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सड़कों पर मोटर गाड़ियों की आवाजाही से ज्यादा अहमियत इस अधिकार को दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिए अपने फैसले में कहा है कि पैदल चलने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 19(a)(d) के तहत मिली आजादी का हिस्सा है। ये भारत में पूरे इलाके में कहीं न कहीं आजादी से घूमने फिरने के अधिकार की सुरक्षा करता है। दर्शकों, राजनीति में अक्सर चाटुकारिता के अनूठे रंग देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन कांग्रेसियों ने इस बार जो किया है उसे देखकर भगवान परशुराम भी चौंक गए होंगे। राहुल गांधी के 56वें जन्मदिन पर वाराणसी के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भक्ति की सारी सीमाएं लांघ दी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को सीधे भगवान परशुराम का अवतार ही घोषित कर दिया। हिंदू देवी देवताओं का अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने की आदत से मजबूर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस बार काशी के गंगा घाट पर यह नया कारनामा करके दिखाया है। दरअसल राहुल के जन्मदिन पर अति उत्साही कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता गंगा नदी के बीचों बीच राहुल गांधी का एक विशाल वाटर प्रूफ कटआउट लेकर पहुंच गए। वहीं इस पोस्टर में राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में दिखाया गया था। हाथ में फरसा, शरीर पर पारंपरिक वस्त्र और दूसरे हाथ में संविधान की किताब। हालांकि गनीमत थी कि पोस्टर वाटर प्रूफ था, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच राहुल गांधी के इस दैवीय रूप पर बाल्टी भर भर कर दूध चढ़ाया और बाकायदा दूधाभिषेक कर डाला। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस कदम से सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में दिखाना हिंदू आस्था और करोड़ों भक्तों का अपमान है और ये आपत्तिजनक है। देवता पवित्र होते हैं और उनका इस्तेमाल कभी भी राजनीतिक महिमा मंडन या किसी व्यक्ति को महान दिखाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हिंदू आतंकवाद, सनातन का मजाक उड़ाना, प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना और अब ये कितनी शर्म की बात है। ये तो एक सिलसिला बन गया है। क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? क्या वो भगवान है? क्या वो करोड़ों हिंदुओं से ऊपर हैं? दूसरी तरफ बीजेपी नेता और पार्टी के नेशनल आईटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज अमित मालवीय ने एक्स पर लिखे एक पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी अब सीनियर सिटीजन बनने से महज 4 साल दूर है। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी अब सीनियर सिटीजन बनने से महज 4 साल दूर है। राजनीति में 2 दशक से ज्यादा समय बिताने, कई बार रीलॉन्च और रीब्रांडिंग की कोशिशों, यात्राओं, सलाह मशवरों और बार बार परिपक्व होने के मौकों के बाद अब तक उनमें थोड़ी और राजनीतिक परिपक्वता की उम्मीद की जा सकती थी। भारत ने राहुल गांधी को उम्र में बढ़ते दिखा है, लेकिन उनके समझदार होने का कोई सबूत नहीं मिला है। वहीं अमित मालवीय के इस पोस्ट से कांग्रेस के कुछ समर्थक तिलमिला गए हैं। राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने भी चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि मेरे नेता और मार्गदर्शक के तौर पर मैं आपको जीवन के उन कई सबक सिखाने के लिए धन्यवाद देता हूँ, कुछ सीधे तौर पर तो कुछ अपने स्वभाव से। एक ऐसे व्यक्ति जिनकी हिम्मत के साथ साथ उनकी दयालुता भी झलकती है और जिनकी दूसरों का दुख समझने की भावना के साथ साथ उनकी निडरता भी दिखती है। एक ऐसे व्यक्ति जो लड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं, विरोध करते हैं, चाहे नतीजे कुछ भी हो। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मुझे सिखाया है कि कमजोरों को सशक्त और समर्थ बनाने की तीव्र इच्छा के बिना सत्ता की बेरहम चाहत का कोई मतलब नहीं है। आपका जज्बा हमेशा अटूट रहे और आपके आसपास का प्यार बढ़ता रहे। जन्मदिन की शुभकामनाएं, बॉस। वहीं सुप्रिया श्रीनेत के इस पोस्ट पर जवाब देते हुए लोग राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत पर तंज कस रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, बहुत बढ़िया, आपने आलू से सोना बनाना सीख लिया होगा, कृपया एक्स पर इसकी तकनीकी शेयर करें, धन्यवाद। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, राहुल गांधी ने जिंदगी का जो सबसे बड़ा सबक दिया वो ये है कि वो ऐसी मशीन लगाएंगे कि एक तरफ से आलू अंदर जाएगा, दूसरी तरफ से सोना बाहर निकलेगा। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। सुप्रिया श्रीनेत, क्या आपने घर या गाँव में वो मशीन लगाई है? वहीं एक यूजर ने लिखा कि आइए उनके सम्मान में आज का दिन पप्पू डे के तौर पर मनाएं। तो देखा आपने कैसे सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट से लोग हैरान हैं और राहुल गांधी पर आलू से सोना बनाने वाले मामले को लेकर तंज कस रहे हैं। मोदी और शाह की चाणक्य नीति के आगे राहुल गांधी की रणनीति धरी की धरी रह जा रही है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव एक बार फिर दागदार रहा। फिर चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई। तमाम मॉकपोल के बावजूद वोट रद्द भी हुए। झारखंड विधानसभा में राज्यसभा की 2 सीटों पर हुए चुनाव में आशा के अनुरूप झामुमो के प्रत्याशी बैद्यनाथ राम सबसे ज्यादा 30 वोट लेकर विजयी हुए। मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा और बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी में था। इसमें परिमल कांग्रेस प्रत्याशी पर भारी पड़े। उन्होंने 28 वैध मत लाकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा को बुरी तरह पछाड़ दिया। दूसरी तरफ प्रणब को 20 वोट मिले। बीजेपी विधायकों के 2 वोट रद्द होने के बाद भी परिमल को 28 वोट मिले, तो इसका मतलब साफ है कि वो गठबंधन के 6 विधायकों को अपने पाले में लाने में सफल रहे। इस नतीजे का असर सत्तारूढ़ गठबंधन की सेहत पर भी पड़ सकता है।
दर्शकों, झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस द्वारा आरजेडी और वाम दलों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने तीखा पलटवार किया है। आरजेडी ने कांग्रेस को आत्ममंथन की सलाह देते हुए कह दिया कि अपनी राजनीतिक विफलताओं का ठीकरा सहयोगी दलों पर फोड़ना उचित नहीं है। लालू और तेजस्वी यादव की आरजेडी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जारी बयान में कहा कि झारखंड राज्यसभा चुनाव का परिणाम ये साबित करता है कि कांग्रेस अपने ही विधायकों का पूरा समर्थन हासिल करने में असफल रही। आरजेडी ने आरोप लगाया कि बिना तथ्यों के सहयोगी दलों पर सवाल उठाने के बजाय कांग्रेस को पहले अपने संगठन और विधायकों के बीच समन्वय स्थिति का आकलन करना चाहिए। आरजेडी ने कांग्रेस को हरियाणा, ओडिशा और बिहार के राज्यसभा चुनावों की याद दिलाते हुए कहा कि मार्च में हुए द्विवार्षिक राज्यसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस के कई विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी या मतदान से दूरी बनाई थी। राजद के मुताबिक उन मामलों में संबंधित विधायकों ने सार्वजनिक रूप से भी महागठबंधन उम्मीदवारों को लेकर असहमति जताई थी, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने उनके खिलाफ कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की। तो देखा आपने कैसे आरजेडी ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। दर्शकों, राहुल गांधी उस राज्य में कांग्रेस को एक राज्यसभा सीट नहीं जितवा पा रहे हैं जिस राज्य में विपक्षी इंडी गठबंधन की सरकार है। तो राहुल गांधी कांग्रेस को केंद्र की सत्ता में वापसी कैसे करवा पाएंगे? कैसे राहुल गांधी ये सपना देख सकते हैं कि एक साल में मोदी सरकार गिर जाएगी, जबकि यहाँ तो विपक्ष ही कमजोर हो रहा है और एनडीए लगातार मजबूत हो रहा है। दर्शकों, देश की सियासत में लगातार बदल रहे समीकरणों के बीच अब तो राज्यसभा में भी सत्ता पक्ष का पलड़ा और भारी होता जा रहा है। ताजा राज्यसभा चुनाव, झारखंड में क्रॉस वोटिंग, आम आदमी पार्टी और टीएमसी में सियासी उथल-पुथल के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने उच्च सदन में अपनी स्थिति और मजबूती कर ली है। 26 सीटों पर हुए चुनाव में 19 सीटें जीतकर एनडीए की संख्या 150 तक पहुंच गई है और अब वो 2/3 बहुमत के आंकड़े से महज 13 सीट दूर रह गई है। आपको बता दें कि राज्यसभा के ताजा चुनावी नतीजों ने संसद के उच्च सदन में एनडीए की स्थिति को और मजबूत कर दिया है। 26 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए ने 19 सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी कुल संख्या 150 तक पहुंचा दी है। अब राज्यसभा में एनडीए गठबंधन 2/3 बहुमत के आंकड़े 163 से केवल 13 सीट पीछे रह गया है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन को 6 सीटें मिली, जबकि मिजोरम की जोरम पीपल्स मूवमेंट ने पहली बार राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे और पार्टी में बड़े राजनीतिक संकट के बाद पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनाव एनडीए के लिए नई संभावनाएं लेकर आए हैं। अगर एनडीए तीनों सीटें जीतने में सफल रहता है तो उसकी संख्या 150 से बढ़कर 153 हो जाएगी और वो 2/3 बहुमत से केवल 10 सीट दूर रह जाएगा। विपक्ष को लगे इस झटके के बाद राज्यसभा में इंडी गठबंधन की प्रभावी संख्या घटकर करीब 64 सांसद रह गई है। ऐसे में साफ है कि एक तरफ विपक्ष लगातार कमजोर हो रहा है तो वहीं एनडीए मजबूत हो रहा है। ऐसे में राहुल गांधी मोदी सरकार के गिर जाने का सपना कैसे देख सकते हैं? दर्शकों, शिवसेना यूबीटी में संभावित बगावत के बीच उद्धव ठाकरे गुट के 6 बागी सांसदों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आधिकारिक वायरलेस मैसेज के मुताबिक गृह मंत्रालय के निर्देश पर महाराष्ट्र पुलिस को इन सांसदों को तत्काल प्रभाव से Y+ श्रेणी के बराबर स्थानीय सुरक्षा उपलब्ध कराने को कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के कुछ कार्यकर्ता हालिया बगावत के बीच सड़कों पर उतर गए हैं। दर्शकों, महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने वाली बगावत के 4 साल बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी एक और बड़ी टूट की कगार पर है। पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 ने संसदीय दल की बैठक में नहीं पहुंचने पर उनकी पार्टी छोड़ने का स्पष्ट संकेत दिया है। वहीं इन असंतुष्ट सांसदों ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की ताकि उनके अलग होने और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले सत्ताधारी शिवसेना गुट में विलय को औपचारिक रूप दिया जा सके। वहीं पार्टी की आधिकारिक बैठक में केवल 3 सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजा भाऊ वाजे, साथ ही राज्यसभा सांसद संजय राउत शामिल हुए, जिससे संसदीय दल के भीतर गहरे विभाजन की पुष्टि हो गई है। एनडीटीवी के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष के साथ अपनी बैठक के दौरान 6 बागी सांसदों ने दावा किया कि ठाकरे गुट बाल ठाकरे द्वारा स्थापित पार्टी की मूल विचारधारा से भटक गया है। बागियों ने चिंता व्यक्त की कि शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता चुपचाप विपक्षी गठबंधन में अपनी सहयोगी कांग्रेस के साथ पूरी तरह से विलय की योजना बना रहे हैं। इस संभावित विलय को पार्टी छोड़ने का मुख्य कारण बताते हुए सांसदों ने स्पीकर बिरला से अनुरोध किया कि उन्हें सदन में एकनाथ शिंदे के गुट के 7 सांसदों के पास ही सीटें आवंटित की जाए। वहीं पार्टी से अलग होने को लेकर शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों ने संजय राउत पर ठीकरा फोड़ दिया है। शिवसेना यूबीटी सांसदों ने संजय राउत से नाराजगी जताई है। प्रस्ताव में कहा गया कि संजय राउत द्वारा टीएमसी को कांग्रेस में विलय होने की सलाह दी गई थी। इसके बाद से सांसदों को आशंका थी कि कहीं भविष्य में शिवसेना यूबीटी का विलय भी कांग्रेस में न कर दिया जाए। प्रस्ताव में दावा किया गया कि इन्हीं वजहों से सांसदों का पार्टी नेतृत्व पर विश्वास नहीं रह गया। टूटे हुए भरोसे का हवाला देते हुए बाकी सांसदों ने अलग होने का फैसला लेने की बात कही है। तो देखा आपने कैसे संजय राउत ने अपने बयान से उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट करवा दी है।
टूट को लेकर बागी सांसद संजय राउत के बयान को जिम्मेदार मान रहे हैं। ऐसे में बड़बोले संजय राउत की वजह से ही उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ रही है। संजय राउत जोश जोश में बयान दे तो देते हैं, लेकिन उसका खामियाजा उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ता है। वहीं अब इस पूरे बयान को लेकर सवाल उठा तो संजय राउत बागी सांसदों पर जमकर निशाना साध रहे हैं, ताकि उद्धव ठाकरे को लगे कि वो मजबूती से उनके साथ खड़े हैं और उन पर सवाल न उठे। ऐसे में संजय राउत बागी सांसदों पर तीखा हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर उन्होंने शुक्रवार को बागियों पर जुबानी हमले जारी रखे। इस कड़ी में उन्होंने कहा कि वे खुद को बेचने के लिए बाजार में खड़े थे। संजय राउत ने कहा कि बागी सांसदों ने अपनी वफादारी की बाजार में बोली लगवाई है। राउत ने दावा किया कि कैबिनेट में पद पाने को लेकर हुए विवाद के बीच उन्हें शांत करने के लिए देर रात पैसों का लेन देन, फाइनेंशियल सेटलमेंट करना पड़ा था। संजय राउत ने कहा, मैं इसे बंटवारा नहीं मानता। कोई व्यक्ति तब पार्टी छोड़ता है जब वो किसी विचारधारा से जुड़ा हो। जब कोई खुद को बेचने के लिए बाजार में खड़ा हो जाए और कोई उसे खरीद ले तो इसे सौदेबाजी कहते हैं, बंटवारा नहीं। हमारे 6 लोग 2 दिन पहले बाजार में खड़े थे, उन्होंने खुद पर कीमत का टैग लगाया और बिक गए। ये किसी महान क्रांतिकारी सोच की वजह से पार्टी छोड़कर नहीं गए हैं। वहीं इस सबके बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार के दिल्ली दौरे से महाराष्ट्र में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। चर्चा हो रही है कि क्या बगावत का तूफान बारामती तक पहुंचेगा। अटकलें हैं कि शरद पवार की पार्टी में भी बगावत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें